And on chapter number 7, systems of particle and rotational motion. System of particles and rotational motion. System of particles and rotational motion. This chapter have many topics like center of mass, moment of inertia, etc. First of all, we will discuss about center of mass. Write down heading center of mass. सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास वर्ड से कुछ पता चल रहा है? सेंटर ऑफ मास जो हेडिंग है इससे कुछ पता चल रहा है कि व्हाट इज बेसिकली सेंटर ऑफ मास? बहुत ध्यान से समझना, पहले इसकी फिजिकल मीनिंग समझते हैं, फिजिकल अंडरस्टैंडिंग कि बेसिकली सेंटर ऑफ मास क्या होता है। पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे इसके डेफिनेशन, है ना। ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट अगर किया जाए, ऐसा एक्सपेरिमेंट एक सिंपल पेंडुलम है और इसमें छोटा सा बॉब, बहुत सेंटर बहुत छोटा है साइज में, और इसको टू एंड फ्रो मोशन कराया जाए तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 2π√L/g, है ना। समझ में? टाइम पीरियड का मतलब होता है कि ये गया और ये वापस, जितना टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। इसका फार्मूला होता है √2π√L/g. दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग and g, acceleration due to gravity. You know very well what is the value of g. G is 9.81 meter per second square. ठीक है, ये सिंपल सी चीज। फिर इसके बाद क्या किया गया, इस जो छोटा सा बॉब था, बड़ा सा मेटल लगा दिया, बड़ा सा मेटल बॉब लगा दिया, सॉलिड है ना, सॉलिड। तो क्या देखा गया कि अगर ये बड़ा हो गया, क्योंकि इसकी साइज का इसमें रेडियस वगैरह कोई इसमें कैलकुलेशन में नहीं है, कोई फॉर्मूले में नहीं है, रेडियस है ना तो मास, फॉर्मूला यही लगा। लेकिन जब हमने यहाँ से, यानी सेंटर से नहीं बल्कि इसके सरकमफ्रेंस, यहाँ से जब लेंथ मेजर की, और इससे जब हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट किया, है ना, तो वो जो टाइम पीरियड होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और जब हम इसके सेंटर से मेजर करते हैं इसकी लेंथ को, तो टाइम पीरियड जो आ रहा था वो एक्यूरेट आ रहा था। ठीक है,
साइज बड़ा कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर हम मेजरमेंट जो इसके सेंटर से, मतलब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस ऑफ द स्टेयर, ठीक है, मतलब जब हम मेजरमेंट करेंगे तो इस बॉडी के सेंटर से, इस बॉडी के सेंटर से क्यों करेंगे, क्योंकि इस पूरे बॉडी का मास जो है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। होल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि ये सिमेट्रिकल बॉडी है इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, फिर क्या किया गया कि एक फुटबॉल की तरह लिया गया, उतना ही बड़ा फुटबॉल की तरह लिया गया, इसमें वाटर फिल किया गया, है ना, इसमें वाटर फिल किया गया कंप्लीट फुल। और जब उसको ऑसिलेट किया गया, और अगर हम यहां से लेते हैं, यहां से लेंथ लेते थे यहां से, तो सही नहीं आता था कैलकुलेशन। जब सेंटर से लेते थे तो कैलकुलेशन में हमारा टाइम पीरियड सही आता। फिर क्या किया गया कि इस बॉल में छोटा सा पिन होल कर दिया, पिन होल, पिन होल कर दिया छोटा सा, यहाँ से वाटर जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, वाटर धीरे धीरे यहाँ से पिन होल से धीरे धीरे ये निकल रहा है। तो देखा गया इसका टाइम पीरियड बढ़ रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड इंक्रीज कर। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L/G पे डिपेंड करता है, यानी 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसमें G भी कांस्टेंट, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ पॉइंट इज आल्सो फिक्स्ड। इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल। तो हमने क्या देखा कि जब इसमें वाटर का लेवल धीरे 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 कम हो रहा है, पहले यहाँ आया फिर यहाँ आया, वाटर का लेवल धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वैसे वैसे टाइम पीरियड आपका इंक्रीज कर रहा है। इसका कंफर्म मतलब है कि एल बढ़ रहा होगा, मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम is also increasing. Effective length of the simple pendulum is also increasing. क्या देखा गया कि जो पहले हम सेंटर से इसकी लेंथ ले रहे थे, बल्कि अब सेंटर से नीचे आ गया, फिर सेंटर से और नीचे आ गया, फिर सेंटर से और नीचे आ गया। जैसे जैसे ये वाटर का लेवल इस बॉल के अंदर से वाटर का जो लेवल है वो नीचे आ रहा है, वैसे वैसे उसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो बढ़ रही है। यानी पहले सेंटर से हमने कैलकुलेट किया था, अब सेंटर से नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, धीरे धीरे नीचे की तरफ, यानी जहां से हमको लेंथ कैलकुलेट करनी है वो लेंथ बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड इसका कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हम कंफर्म कह सकते हैं कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज आल्सो इंक्रीजिंग। ये बात समझ आई? बताओ, लॉजिक समझ में आया? मैं कहना क्या चाहता हूँ वही बताऊंगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट वो समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, देखो अब यहाँ पे देखना ध्यान से। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि पहले जब वाटर पूरी तरह से कंप्लीट फिल था तो उसका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के सेंटर पे था, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। लेकिन जैसे ही इसका कम किया गया, वाटर को कम किया गया, तो इसका ये जो सेंटर था, सेंटर ना होके बल्कि सेंटर से नीचे आ, यानी जहां से हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि ऊपर से मास कम हो गया, मास जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द मास कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। ये ध्यान रखना, मेजोरिटी ऑफ द मास इज शिफ्टिंग टुवर्ड डाउनवर्ड। नीचे की तरफ ये क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे पिन होल से वाटर बाहर की तरफ इजेक्ट होगा, वैसे वैसे इसकी जहां से हम मेजरमेंट कर रहे हैं
वो मेजरमेंट का जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। हम क्या देख रहे हैं कि जो पूरा मास है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, नीचे की तरफ। इसका मतलब मास मास का एक सेंटर होगा, मास का एक सेंटर होगा जो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। यानी जिधर की तरफ मास ज्यादा होगा वही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। जैसे यहाँ पे ये पूरा हर जगह पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा। यानी सेंटर ऑफ मास इज सेम एज द ज्योमेट्रिकल सेंटर। लेकिन यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर तो इसका मिडिल पॉइंट, मिड सेंटर, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उससे नीचे हो गया, बिकॉज ऑल द मास इज शिफ्टिंग टुवर्ड दिस, टुवर्ड द बॉटम। समझ आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरा मास नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूं कि ये कोई बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, यहाँ पे एक और बॉडी लगा दी जाए, एक मिनट, यहाँ पे सिर्फ उतनी ही बड़ी एक और बॉडी लगा दी जाए, तो इसका मास, सेंटर ऑफ मास का होगा इसके मिडिल में होगा, क्योंकि दोनों बराबर एकदम मिडिल में होगा। यानी कि हमको अगर लेंथ कैलकुलेट करनी हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो इन दोनों सिस्टम से, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। समझ आ रही बात? लेकिन अगर एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा तो इसका मिडिल पॉइंट यहाँ पे कहीं होगा। यानी चूंकि इधर मास ज्यादा है, इधर मास ज्यादा है, इधर मास कम है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि मैक्सिमम मास इधर की तरफ। ये दोनों बराबर था तो मिडिल पॉइंट, ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जिधर मास ज्यादा होगा हमारा सेंटर उधर की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। मतलब जहां मास ज्यादा होगा वही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। बेसिकली हम कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे सारे मास को कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, एक ऐसा पॉइंट जिसपे पूरे मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे पूरे मास को कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। समझ? तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होता है, जिधर की तरफ मास ज्यादा होगा, जहां पे मास कंसंट्रेटेड सपोज किया जा सकता है, वही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। तो आपको ये सब समझना था सिर्फ, और डेफिनेशन आप लिखोगे इसमें, इट इज अ पॉइंट, it is a point where the whole mass of the body, where the whole mass of the body is supposed to be concentrated. It is the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. ठीक है, मैं ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ। जैसे मान लो ये ऐसा कोई शेप है ना, थोड़ा सा अच्छा बना दो। 1 point, point number 1, point number 2, this is point number 3, and this is point number 4. कुछ बता सकते हो कि ये अगर इस तरह से, इस तरह का शेप होगा, प्लेट है, इस तरह का टी शेप टाइप दे दिया गया, तो बताओ कहाँ पे सेंटर ऑफ मास हो सकता है इस पॉइंट? 1, 2, 3 और 4। सर ये वर्टिकल रहेगा कि हॉरिजेंटल? क्योंकि अगर वर्टिकल रहेगा तो कुछ और सेंटर ऑफ मास होगा और हॉरिजेंटल होगा तो कोई और। जैसे है वैसे। कैसा दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वर्टिकल? 4। 4 पे होगा, बिल्कुल सही, 4 पे होगा। देखो, अगर सिर्फ ये वाला, ये पोर्शन होगा, है ना, तो इसका एकदम सेंटर होगा, यानी 1 होगा। ठीक है,
और अगर सिर्फ इतना पोर्शन होता, सिर्फ इतना पोर्शन होता तो इसका सेंटर होता यानी 2 होता। लेकिन चूंकि ये दोनों कंबाइंड करके हैं, इसलिए ये इस पूरे का सेंटर ना होके बल्कि थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। 3 भी नहीं होगा, ये वाला होगा 4। अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये इसका मिडिल है, इसके थोड़ा सा ऊपर, यानी ये जो 4th पॉइंट था वही हमारा सेंटर ऑफ मास होगा, यानी मैक्सिमम मास जिधर की तरफ होगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, चलो और बताओ, थोड़ा थोड़ा बता दो, उसके बाद हम आगे चलें। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। 1, 2 एंड 3 कौन सा पॉइंट होगा सेंटर ऑफ मास? 2 नंबर, वेरी गुड। 2 नंबर विल बी द सेंटर ऑफ मास। गुड, चलो कुछ कुछ समझ रहे हैं। ट्राइंगुलर है, इसका ये सेंट्रॉइड है 1 नंबर सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड से नीचे थोड़ा सा है 2 नंबर। अब बताओ इसमें 1 है और 2। 1 नंबर होगा सेंट्रॉइड। गुड, अगर सेंट्रॉइड ही हमारा सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल सही। 17 नंबर, 17 नंबर कहाँ से आ गया इसमें? अच्छा ठीक, कोई बात। तो सेंटर ऑफ मास, जैसे मान लो कि ये एक बॉडी है, एक पॉइंट मास है ना, इसका मास है m1, और ये कोई बॉडी है, आ, इसका मास है m2। ठीक है, छोटा छोटा ब्लॉक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इससे पहले एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, है ना। अगर दोनों बराबर होगा, इफ m1 इज इक्वल टू m, तो इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। वो जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके मिडिल पे। ठीक है, ये अगर मिडिल पॉइंट है हमारा, अगर m2 बड़ा होगा तो मिडिल से m2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर m1 बड़ा होगा तो मिडिल से m1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखना। राइट डाउन, हेडिंग, हेडिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, center of mass of two particle system। देख, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, इसका नाम x1 y1 है, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है, और यहां से यहां के तक की डिस्टेंस हमारा y1 है। कोई दूसरा पॉइंट यहाँ पे जिसका नाम है x2 y, ये जो मास है वो m2 है, यहाँ पे जो मास है वो m1। इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? x2 है, और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका y2। ठीक है, नोट डाउन, पहले इसको फिगर को बनाओ। x1 y1, x2 y2। क्लियर नहीं है क्या? एक मिनट वेट, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, वेट।
देखो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. दिस इज मास m1 having coordinates x1 y1. This is mass m2 having coordinate x2 y2. ओके. x1 का मतलब ये वाला x1, y1 का मतलब ये वाला y2, x2 मतलब ये पूरा x2 और y2 मतलब ये पूरा y2. x1 y1 x2 y2. ठीक है. अब कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा. सेंटर ऑफ मास इसका इसके लाइन जो ड्राइंग करेंगे इसी के कहीं मिडिल पे होगा. मिडिल का मतलब मिड नहीं, इनके इन बिटवीन कहीं होगा. सपोज ये वाला पॉइंट मान लेते हैं. दिस इज द सेंटर ऑफ मास. एक्स सी एम एंड वाई, एक्स सी एम एंड वाई सी. ये कोई पॉइंट होगा, मास नहीं होगा, कोई पॉइंट होगा. उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स एक्स सी एम है ना. यहाँ से अगर निकालोगे तो एक्स सी यानी सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, और ये होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास. वाई सी एक्स सी एम एंड वाई सी. इसका फार्मूला होता है जिसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, लेकिन फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद करना है. एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 और अपॉन में m1 प्लस m2. फिलहाल आपको फॉर्मूला याद रखना है, इसका प्रूविंग बाद में कराऊंगा मैं, है ना. अगर दो मासेस दिए हो तो उनका सेंटर ऑफ मास आपको कैलकुलेट करना हो. m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, लाइक दैट. y से हम y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 y1 plus m2 y2 upon m1 plus m2. This is the formula to calculate. This is the formula to calculate the coordinates of the center of mass. Coordinates of the center of mass using coordinates of the masses. m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. हाँ, सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. सेंटर ऑफ मास का मतलब, सेंटर ऑफ मास क्या है, पॉइंट. पॉइंट का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट बताएंगे एक्स और वाई. इसी तरह से अगर जेड होगा तो जेड भी निकाल सकते हैं. अगर 3D में होगा तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं. जेड सी एम इज इक्वल टू m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन में m1 प्लस m2. ठीक है, नो डाउट. स्पीड बढ़ाओ. फार्मूले को याद रखना ना. इस फार्मूले का कई फॉर्म है ना, इस फार्मूले के कई फॉर्म है. जैसे स्टार बना के लिखना, एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस
m2 x2 प्लस m3 x3, अगर 3 पार्टिकल हो, m1 प्लस m2 प्लस m3, ऐसे ही y कोऑर्डिनेट और वैसे ही z कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं, है ना, 3 पार्टिकल्स हो तो। ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ओके, ये x y x तो हमने लिख दिया, y z आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसे ही n पार्टिकल्स हो तो xcm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश 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 प्लस mn xn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 mn, m सफिक्स n यानी n टाइम्स। ये भी लिखने का एक तरीका है। स्पीड थोड़ा स्लो है, पता नहीं मोबाइल हीट हो गया होगा, मे बी। आई थिंक विजिबल तो होगा ही। वेट,
Sir, you are muted. ये सिंबल क्या है? कौन सा सिंबल है? आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी होगी ना सर सिग्मा। 10th क्लास में? सर सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? इसमें सिग्मा किस लिए यूज किया जाता है? सम करने के लिए, समेशन। समेशन के लिए। यहाँ पे समेशन है, यहाँ पे समेशन है, यानी हम सम कर रहे हैं किसका? m1x1, m2x2, m3x3, m4x4, समेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे m i x i, i इज इक्वल टू 1 to n। बोलो ऊपर वाले लिख सकते हैं x cm, और अपॉन में सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n m i। इस पूरे का मतलब ये है ना, शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे ये लिखने का मेथड है। आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, दोनों बातें, यानी समेशन ऑफ एम आई एक्स आई, यानी एक्स आई के प्लेस पे 1 एक बार पुट करेंगे 1, तो m1x1, फिर सिग्मा लगा हुआ प्लस, ये प्लस, फिर आई के प्लेस पे 1 के बाद 2 पुट करेंगे m2x2 प्लस m3x3 प्लस, कहां तक जाएगा? आई 1 n तक जाएगा, 1 से n तक, 1 से n तक, ठीक है, 1 से n तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंबल, और नीचे सिर्फ m1 है, m1 m2 m3 m4 है, m है सिर्फ, इसलिए mi। एक बार i इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, ये नीचे वाला नीचे है और ऊपर वाला ऊपर है, तो इसको सिग्मा नोटेशन में कहते हैं, सिग्मा नोटेशन में लिखा जाता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक और तरीका है। सिग्मा मतलब ऐड करना, जोड़ना, सम करना होता है। इंटीग्रेशन का भी वही मतलब होता है, इंटीग्रेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, ये वही मतलब है, इंटीग्रेशन समेशन एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डीएम, तो ये सब एक ही बात है। समेशन के प्लेस पे हमने इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है समेशन, ओके। ओके डन। Okay, write down the question. Write down the question. Three masses
Write down question. Three masses, three masses, 4 and 5 kg. Three masses, 3, 4 and 5 kg. कल न्यूमेरिकल कल किया जाएगा। ठीक है, आज ये क्लास यहीं तक रहने देता है, कल इसका कंटिन्यू करें। थैंक यू अटेंडेंस।